मॉर्निंग। नमस्कार। मैं एस पी शर्मा त्रिवेद IAS में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण आलेख और न्यूज़ हैं उनका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी फ्री मेंटरशिप की। जो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वह है GS4 के लिए यानी एथिक्स के लिए मूल्यों को विकसित करने में परिवार, समाज और जो शैक्षणिक संस्थाएँ हैं उनकी क्या भूमिका है। GS पेपर 2 यानी पॉलिटी में हम देखेंगे कि जो संघीय ढांचा है वो क्या है, उससे संबंधित मुद्दे और चुनौतियां क्या हैं। सरकार के द्वारा संघीय ढांचे को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास किया गया है, कौन कौन सी विभिन्न समितियां गठित की गई हैं, ये सभी आपको देखना है। इसके बाद बात करेंगे प्रैक्टिस है वो आपको 10 MCQ है वो सोल्व करने का प्रयास करना है, 2 मेंस के आंसर राइटिंग करने का प्रयास करना है। आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है कि जो चीन है वो ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे तिब्बत में क्या कहा जाता है, यारलुंग सांगपो, उस पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध निर्मित कर रहा है। तो जो चीन है वो तिब्बत को क्या कहता है, शिजांग क्षेत्र। तो जो तिब्बत का एक एरिया है नियंगची शहर, वहाँ के मेनलिंग क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बहुस्तरीय जल विद्युत परियोजना का निर्माण है वो औपचारिक रूप से उसने शुरू कर दिया है। तो एक बहुस्तरीय जल विद्युत परियोजना, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कैस्केड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसमें 5 बांधों की एक श्रृंखला निर्मित की जाएगी और यह दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजना है। बात करते हैं की फीचर्स क्या है इस परियोजना की। तो स्थान है मेनलिंग निंगची शहर, तिब्बत, जो कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है। नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे तिब्बत में क्या कहा जाता है, यारलुंग सांगपो। इसका स्ट्रक्चर है तो इसमें 5 स्तरीय बांधों की एक श्रृंखला विकसित की जाएगी। उत्पादन क्षमता कितनी होगी, हर वर्ष 300 बिलियन यूनिट बिजली। इससे लगभग 300 करोड़ लोग हैं, उनको सालाना बिजली की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने में ये सक्षम होगा। उद्देश्य क्या है इसका, मुख्य रूप से जो बाहरी क्षेत्र है वहाँ बिजली की आपूर्ति करना, साथ ही जो तिब्बत में स्थानीय मांग है उसकी भी आपूर्ति करना। ये प्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये डेटा, हालांकि आप मेंस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जो मेंस के लिए आता है वो यहाँ से शुरुआत होती है, भारत की प्रमुख चिंताएं। तो पहला है जल प्रवाह नियंत्रण। देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो ऊपर से बह के भारत की तरफ आती है, तो अगर चीन के द्वारा ऊपरी स्तर पे बांध का निर्माण किया जाता है, विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जाती हैं, तो इसके माध्यम से वह डाउन स्ट्रीम नियंत्रण को स्थापित कर सकता है। इससे क्या है कि भारत और बांग्लादेश वहाँ पे जल प्रवाह है वो प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वह सामरिक खतरे। देखिए क्या होता है कि जब किसी प्रकार के तनाव होता है या मान लीजिए युद्ध होता है, तो उस समय क्या होता है कि चीन है वो बड़े स्तर की जो जलराशि है उसको अचानक छोड़ सकता है। जैसे हम देखा था भारत पाकिस्तान के मामले में, जब जल को अचानक तेज़ी से छोड़ दिया गया था। तो इससे क्या होता है, जो युद्ध काल या तनाव की स्थिति होती है उससे सीमा क्षेत्र में बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। थर्ड बात करते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी क्या प्रभाव क्या होगा। तो इससे जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो नदी का प्राकृतिक प्रवाह है वो प्रभावित होगा, तो इसके कारण जो वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र है वो भी गंभीर रूप से प्रभावित होगा। इसके कारण जो जलीय जीव है वो प्रभावित होगा, जो कृषि और वहाँ के लोगों की जो आजीविका है वो भी प्रभावित होगी। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो चीन है वो हाइड्रोलॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको न तो समय पर उपलब्ध करवाता है और न ही उसमें पारदर्शिता रखता है। तो ये भारत के लिए कुछ चिंता के विषय हैं। तो भारत की इस संदर्भ में कूटनीतिक और रणनीतिक प्रतिक्रिया क्या है, यानी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटजिक रिस्पॉन्स क्या है। तो भारत भी है वो अपना बांध का निर्माण कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पे। इसका उद्देश्य क्या है, ताकि एक तो जल सुरक्षा रहे, विद्युत उत्पादन भी हो सके, और तीसरा है कि सामरिक संतुलन भी सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा भारत चीन के द्वारा एक विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र है वो भी स्थापित किया गया है 2006 में। इसका उद्देश्य क्या है, सीमा पार की जो नदियां हैं उनसे संबंधित मुद्दों पर नियमित संवाद और सहयोग स्थापित हो सके। इसके अलावा जो चीन है वो मानसून काल में भारत को जो ब्रह्मपुत्र और जो सतलज नदियां हैं उन पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा प्रदान करता है। इसी के तहत
बात करते हैं राजनयिक वार्ता है उस पर। तो देखिए दिसंबर 2023 में जो एनएसए हैं अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी, उनके बीच सीमा वार्ता हुई थी। उस दौरान भी जो जल सूचना है उसके साझाकरण पे एक प्रमुख मुद्दे के रूप में इसे उठाया गया था। बात करते हैं भू सामरिक महत्व की। तो ये बांध है वो हिमालय क्षेत्र के उस मोड़ पर स्थित है जहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में यू टर्न बनाती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये जो स्थान है वो भू रणनीतिक दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि देखिए एक तरफ है यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और दूसरा है कि जो अरुणाचल प्रदेश है उसके समीप, और जिसे अरुणाचल प्रदेश है चीन उसे अपना बताता है। अब बात करते हैं कि पहले ऐसी कौन सी योजनाएं हैं। तो चीन ने 2015 में भी एक ऐसी ही जो परियोजना है उसको लागू किया था जिसका नाम था जाम हाइड्रो पावर स्टेशन, जो कि 2015 में ही चालू हो चुका है। और ये पहले तिब्बत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना थी जिसको लेके भी भारत ने काफ़ी चिंता व्यक्त की थी। तो अब आगे क्या हो सकता है। तो देखिए ये जो परियोजना है वो केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि मेन है इसमें भू राजनीतिक दबाव को उत्पन्न करना। तो भारत को अब क्या करना चाहिए। भारत है वो भी अपनी जो बांध और जल संरक्षण की जो अवसंरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करें। जो भूटान और बांग्लादेश जैसे निम्न प्रवाही देश हैं वहाँ उनके साथ सहयोग को बढ़ाएं। चीन के साथ विभिन्न समझौतों के माध्यम से ये सुनिश्चित करें कि जो जल सूचना से संबंधित जो डेटा है उसको व्यवस्थित रूप से प्रदान करें, समयबद्ध रूप से प्रदान करें, और जो जल सूचना साझा है वो मजबूत होनी चाहिए और बाध्यकारी बनाई जानी चाहिए। तो ये पहली न्यूज़ हमारी। इसके बाद बात करते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 क्लोज 1 के अंतर्गत परामर्श। देखिए आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय दिया गया था कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं वो जो बिल्स होते हैं उन पे निर्णय है वो समय सीमा के भीतर ही निर्धारित करेंगे। यानी कि ये कहा गया कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई बिल आता है तो वो 3 महीने के भीतर अपना डिसीजन देगा। ये निर्णय आया था तमिलनाडु के मामले में, जहाँ पे राज्यपाल हैं वो 10 विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित कर देते हैं, लेकिन जो विधानसभा है उसने इसे जो ये बिल थे उनको पुनः पारित किया था। उसके बावजूद वहाँ के जो राज्यपाल हैं उन्होंने राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए उनको भेज दिया। तो उसके बाद ये वाद आता है। वर्तमान घटनाक्रम की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 क्लोज 1 के अंतर्गत परामर्श लिया है। इसकी संवैधानिक पीठ द्वारा सुनवाई की जा रही है। अब संदर्भ का आधार क्या है। अनुच्छेद 143 क्या कहता है क्लोज 1 कि राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अब यहाँ पे जो मुख्य प्रश्न है वो क्या है। देखिए पहला जो क्वेश्चन उठाया गया है कि क्या जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं उनके द्वारा बिलों पर कार्यवाही न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आती है। यानी कि जो बिल हैं उन पे कोई भी कार्य किया जाता है तो क्या वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट है वो न्यायिक आदेशों द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है, जैसे अभी जो 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई, जबकि संविधान में इसके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि यदि संसद द्वारा इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाया गया है और न्यायालय ऐसा करता है तो क्या ये अदालती अतिक्रमण यानी जुडिकल ओवररीच नहीं है ये। तो अब देखते हैं कि इनसे जुड़े हुए जो संवैधानिक अनुच्छेद हैं वो कौन से हैं। तो अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। आर्टिकल 200 क्या कहता है कि राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल द्वारा जो पारित विधेयक हैं उन पर कार्यवाही करने का अधिकार होगा। 201 है उसमें कहा गया है कि यदि राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखता है तो राष्ट्रपति द्वारा क्या कार्यवाही होगी उसके लिए प्रावधान करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का 8 अप्रैल 2024 का निर्णय क्या है। इसमें राज्यपालों के लिए निर्देश दिया गया कि वे बिल पर बिना अनावश्यक विलंब निर्णय न लें, मतलब कि समयबद्ध रूप से निर्णय लेने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही राष्ट्रपति को भी ये आदेश दिया गया कि यदि कोई बिल राष्ट्रपति के पास विचार के लिए आता है तो उसे 3 माह के भीतर निर्णय देना होगा। अगर इसमें विलंब किया जाता है तो उसको उचित कारण बताना होगा, वो भी लिखित में।
तो बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल इशू क्या आ जाते हैं इसमें। एक आता है सेपरेशन ऑफ पावर, जो विभिन्न इकाइयां हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, ठीक है, उस पे अगर न्यायपालिका है वो कार्यपालिका पे सीमाओं को थोपता है तो क्या ये उचित है। दूसरा आ जाता है जुडिकल एक्टिविज्म वर्सेज ओवररीच। देखिए ये अपने आप में मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिकल एक्टिविज्म वर्सेज ओवररीच, तो आपको इन पे अच्छे से डिटेल में नोट्स तैयार कर लेना है। तो इसमें कहा गया है कि क्या कोर्ट है जब संविधान में कोई मौन विषय है, यानी जिस पर संविधान कुछ भी नहीं कहता है, तो वहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, क्या वो जुडिकल एक्टिविज्म होगा या कहीं जो कोर्ट है वो ओवररीच की तरफ तो नहीं जा रहा है। क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो विधायी मंजूरी है वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आती है। तो ये बहुत सारे संवैधानिक मुद्दे उठे हैं। अब बात करते हैं कि इस निर्णय के जो जजमेंट आया है उसके क्या प्रभाव हैं। पहला, संघवाद पे। देखिए अगर जो राज्य के बिल होते हैं वो अगर समयबद्ध रूप से पारित होते हैं तो इससे क्या होगा, जो विधायी प्रक्रिया है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी और निश्चितता मिलेगी उसको। फिर आता है संवैधानिक जवाबदेही। देखिए इसके माध्यम से क्या होगा, अगर वो 3 महीने के भीतर निर्णय लेते हैं तो जो संवैधानिक जवाबदेही है वो सुनिश्चित होगी। जो राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो भूमिका है वो अत्यधिक उत्तरदायी हो जाएगी। न्यायिक सक्रियता आएगी इससे। तो इससे क्या है कि संविधान में जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति न्यायिक व्याख्या द्वारा संभव हो पाएगी। यानी कि संविधान में बहुत सारे ऐसे गैप हैं जो कोई व्याख्या नहीं करते हैं, वहाँ पे न्यायिक व्याख्या संभव हो पाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे संवैधानिक सिद्धांत हैं, जैसे हमने ऊपर देखे। पहला शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। तो ये क्या कहता है कि संविधान है वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका बीच शक्तियों का वितरण करता है। लेकिन भारत में जो शक्ति पृथक्करण है वो पूर्णतः कठोर नहीं है। क्या है, एक सम्मानजनक कार्यात्मक संतुलन यानी चेक एंड बैलेंस की स्थिति प्रदान की गई है। यहाँ पे जो प्रश्न आया था राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेके, वहाँ पे जो कार्यपालिका की विवेक है, अब जो बिल पे निर्णय लिए जाते हैं वो कार्यपालिका का विवेक है, लेकिन उनकी निष्क्रियता या मनमानी वह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत है। अगर वो समय पर निर्णय नहीं लेते हैं तो वो क्या है, निष्क्रियता है या फिर मनमानी, जो कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत है। संविधान के जो मौन विषय हैं वहाँ पर न्यायपालिका द्वारा समय सीमा तय करना यह शक्ति संतुलन का एक प्रश्न है। अब बात करते हैं संवैधानिक नैतिकता की, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये भी यूपीएससी के द्वारा 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस में, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। इस थीम को, ये मेनली जो थीम है इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो देखिए जो संवैधानिक नैतिकता वो है क्या, कि जो भी व्यक्ति हैं या जो भी संस्था है उनका आचरण है वो संविधान के उद्देश्यों व नैतिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। यानी यहाँ पे संविधान वो सर्वोच्च होना चाहिए, जो संवैधानिक मूल्य हैं उनके अनुसार ही सब चीज़ें होनी चाहिए। जब राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं वो अपने कार्यों में पक्षपात करते हैं या राजनीतिक दखल करते हैं, मतलब राजनीतिक दखल से प्रभावित होते हैं, तो ये जो संवैधानिक नैतिकता है वो कमज़ोर होती है। तो आवश्यक है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति है वो इन दखल से ऊपर उठकर संवैधानिक नैतिकता के अनुसार कार्य करें। और जो ये समय सीमा निर्धारित की गई है इस मामले में कि वो 3 महीने में निर्णय देंगे, तो ये क्या है, ये संवैधानिक नैतिकता से ही प्रेरित है। इसके बाद बात करते हैं जुडिकल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। देखिए जो संविधान वो न्यायपालिका को ये अधिकार देता है कि वह कार्यपालिका या विधायिका के जो कार्य हैं उनकी संवैधानिक वैधता की जांच करे। यह अनुच्छेद 13 के अधीन है। तो ये जो मामला था उसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल की जो कार्यवाही है वो क्या जस्टिसेबल है, यही हमारे जो विवाद का केंद्र बिंदु था। इसी के आधार पर यह जुडिकल रिव्यू हुआ। फिर बात करते हैं संविधान की मौनता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ साइलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए संविधान है जब किसी विषय पर स्पष्ट नहीं होता है तो वहाँ पे संविधान की व्याख्या कौन करता है, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो गैप है, जो मौनता है, उसको भरने का कार्य करता है। लेकिन यहीं पे एक प्रश्न उठता है कि कई बार क्या होता है कि वो जुडिकल ओवररीच हो जाता है, यानी कि वो अपनी सीमाएं हैं उनको लांघ देता है, दूसरों की सीमा में घुसने का प्रयास करता है, जो कि विधायिका का कार्य है कानून निर्मित करना। इसके बाद बात करते हैं संघवाद की। जो राज्य विधानमंडल हैं उनके विधायी अधिकार है उनकी रक्षा करना आवश्यक है,
यदि राज्यपाल है वो बिल पे लंबे समय तक निर्णय नहीं लेता है तो इससे क्या है, जो संघीय ढांचा है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। तो बात करते हैं पूर्ववर्ती निर्णय क्या है इससे संबंधित। देखिए, एक वाद आया था 1974 में, शमशेर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। उसमें कहा गया था कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं उनके जो कोई भी कार्य करते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे, और वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, यानी कि उनके विवेकाधिकार नहीं है उनके पास, जो भी वो कार्य करेंगे वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेंगे। फिर आता 1989 में केहर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का बात है। तो उसमें न्यायपालिका ने कहा कि जो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है आर्टिकल 72 के तहत, वो न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः परे नहीं है, यानी कि जो क्षमादान की शक्ति है उसकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो ये क्या दर्शाता है कि जो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां हैं वो भी सीमित हो सकती हैं। फिर आता है रामेश्वर प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का बात। इसमें राज्यपाल द्वारा बिहार विधानसभा जब भंग कर दी जाती है तो उसके निर्णय को अवैध ठहराया जाता है। तो ये भी क्या दर्शाता है कि जो राज्यपाल के निर्णय हैं उनकी भी न्यायिक समीक्षा संभव है। फिर बात करते हैं 2016 का जो एक वाद है, नबाम राबिया वर्सेज डिप्टी स्पीकर। तो इसमें कहा गया है कि जो राज्यपाल है वो कैबिनेट की सलाह से परे जाकर निर्णय नहीं लेगा। तो ये भी क्या दर्शाता है कि राज्यपाल की जो भूमिका वो सीमित होगी। फिर जो अभी 8 अप्रैल 2024 का जो वर्डिक्ट आता है तमिलनाडु का जो गवर्नर है उसके मामले में, तो इसके द्वारा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई जो बिल आते हैं उन पे निर्णय लेने के लिए, और अगर इससे ज़्यादा देरी होती है तो उसको उन्होंने अवैध कहा है। ये निर्णय मौन संविधान में समयबद्ध प्रशासन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो देखिए, यूपीएससी मेंस के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके पास। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधायी प्रक्रियाओं में भूमिका केवल औपचारिक नहीं है बल्कि संवैधानिक नैतिकता से संचालित होनी चाहिए। इसका आपको विश्लेषण करना है। इसमें आपको क्या क्या लिखना है। मेनली औपचारिक स्वीकृति बनाम विवेकाधीन स्वीकृति, जो आर्टिकल 200 और 201 हैं। हालिया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है। कार्यपालिका की जवाबदेही से संबंधित बिंदु आपको लिखने हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न 2। तो संविधान की मौनता न्यायिक सक्रियता को आमंत्रित करती है, यानी कि जहाँ पे संविधान मौन होता है वो किसको बढ़ावा देता है, न्यायिक सक्रियता को, किंतु कभी कभी यह न्यायिक अतिक्रमण बन जाता है। इसका भी विश्लेषण करना है। तो मेनली आपको अनुच्छेद 200 और 201 है उस पर बात करनी है, न्यायिक सक्रियता और अतिक्रमण पे बात करनी है। सेपरेशन ऑफ पावर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में जो समय सीमा तय की गई है वो संविधान की आत्मा है या अतिक्रमण है। जनहित बनाम कार्यपालिका की स्वतंत्रता, ये कुछ ऐसे बिंदु है जो आपके आंसर में शामिल होने चाहिए। इसके अलावा देखिए, यूपीएससी है वो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सिलेबस 2 में है, जो जीएस पेपर 2 में है, लेकिन पूछता है वो पेपर 4 में। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया गया है। जीएस 2 और 4 यानी एथिक्स और पॉलिटी को लिंक करके क्वेश्चन बनाया गया है। तो है कि जो संवैधानिक नैतिकता है वो तब सफल होती है जब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सभी मर्यादाओं का पालन करें। उपयुक्त उदाहरणों के सहित चर्चा कीजिए। तो ये आपको क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करना है। फिर एक छोटी सी न्यूज़ पर चर्चा में है, हट्टी समुदाय में बहुपति प्रथा। तो बहुपति प्रथा क्या है कि ऐसी विवाह व्यवस्था जहाँ पे एक महिला वो एक से अधिक पति रखती है। तो बात करते हैं कि हट्टी हैं कौन। तो देखिए, हट्टी हैं ये हिमाचल प्रदेश में रहने वाला एक जनजातीय समुदाय है जिसे 2022 में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा दिया गया था। मेनली ये कहाँ पे, जो टांसगिरी क्षेत्र है सिरमौर जिले में, वहाँ पे ये रहते हैं। इनकी जो सांस्कृतिक समानता मिलती है जो जौनसारी जनजाति है उत्तराखंड की उनसे। तो आपको जौनसारी जनजाति और हट्टी जो जनजाति है इन दोनों को याद रखना आपको। इसके बाद बात करते हैं जो हिंदी भाषा को लेके जो विवाद चल रहा है उसको लेके। देखिए, कल भी हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने देखा था वर्तमान स्थिति को, लेकिन इस जो आलेख है इसमें दिया गया है कि पहले क्या स्थिति थी, यानी ऐतिहासिक रूप से किस प्रकार से जो हिंदी है वो दक्षिण भारत में प्रवेश करती है। तो देखिए, हाल ही में जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा टिप्पणी की कि अब हम पूछते हैं कि हमें हिंदी क्यों सीखनी चाहिए,
इसी प्रकार की बहुत सारी टिप्पणियाँ तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में भी देखने को मिली थी। इसके अलावा जो हिंदी को लेकर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उसमें जो त्रिभाषा सूत्र दिया गया था, उसके द्वारा भी बहुत सारे जो दक्षिणी राज्य हैं उनके द्वारा इसे संघीय ढांचे पर आघात के रूप में देखा जाता है। तो बात करते हैं कि दक्षिण भारत में जो हिंदी का ऐतिहासिक प्रवेश कैसे हुआ, तो इसमें आती है गांधी जी हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए, महात्मा गांधी है, उन्होंने 1918 में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की। उद्देश्य क्या था कि हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में जो गैर हिंदी भाषी जनता है वहाँ तक पहुँचाना, यानी कि जैसे वर्तमान में अंग्रेजी काम करती है वैसे ही हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में स्थापित करना। इसी के तहत फिर 1922 में पहली हिंदी परीक्षा का आयोजन होता है। फिर आंध्र प्रदेश में भी यहाँ पे विस्तार होता है। ठीक है, तो ये देखा जाता है कि जो आंध्र प्रदेश है वो हिंदी भाषी राज्य और जो दक्षिण भारत जो भारतीय भाषा राज्य हैं वहाँ पे एक सेतु की तरह काम करता है। और देखते हैं कि उस समय विजयवाड़ा, हैदराबाद, वहाँ पर हिंदी को काफ़ी समर्थन मिला था। इसके अलावा केरल में, तमिलनाडु में भी काफ़ी प्रभाव देखा गया। लेकिन जो तमिलनाडु है वहाँ पे 1930 के दशक में जो ईवी रामास्वामी थे, उनके द्वारा हिंदी विरोधी आंदोलन चलाया गया था। तो बात करते हैं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और त्रिभाषा सूत्र। देखिए, सबसे पहले जब NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 आती है तो उसमें त्रिभाषा सूत्र को दिया जाता है। उसमें त्रिभाषा में एक था हिंदी, एक था अंग्रेजी और तीसरी भाषा थी स्थानीय भाषा। उसमें शिक्षा में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। पुनः 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है, इसमें इस त्रिभाषा सूत्र को दोहराया गया, जिसे जो दक्षिण के राज्य हैं वो हिंदी थोपने की आशंका के रूप में देखते हैं। जो तमिलनाडु है वहाँ पर केवल वर्तमान में द्विभाषा नीति का पालन किया जाता है। पहली है तमिल और दूसरी है अंग्रेजी। वर्तमान स्थिति और यथार्थ क्या है, तो देखिए, जो आंतरिक प्रवास होता है उसके कारण कई स्थानों पर जो हिंदी है उसकी उपयोगिता बढ़ी है। केरल में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे जो बस बोर्ड होते हैं वो हिंदी में लगाए गए हैं, ताकि जो प्रवासी भारतीय होते हैं उत्तरी भारत के, है ना, उसको समझने में आसानी हो। बहुत सारे ऐसे विद्यालय भी हैं जहाँ पे व्यावसायिक हिंदी की कक्षाएं आयोजित होती हैं। अब बात आता है कि इसमें मूलभूत प्रश्न व संवैधानिक विमर्श क्या है। देखिए, मुद्दा पहला है संघवाद बनाम एकरूपता। इसके पक्ष में देखें तो हिंदी को अगर राष्ट्रीय एकता है, अगर हिंदी को संपूर्ण भारत में अपनाया जाता है तो ये राष्ट्रीय एकता की भाषा के रूप में मानी जाएगी। लेकिन विपक्ष में क्या है इसके तक कि ये एक भाषा है, इसको थोपने का कार्य नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा थोपा जाता है तो ये सांस्कृतिक व भाषाई विविधता है उसके विरुद्ध होगा, यानी भारत में जो विविधता है उसके विरुद्ध होगा। बात करते हैं जो मुद्दा है त्रिभाषा सूत्र का। देखिए, त्रिभाषा से क्या होगा कि छात्रों में विविध भाषा ज्ञान विकसित करने में सहायता मिलेगी। लेकिन विपक्ष में बात करें तो जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वो इसे हिंदी को थोपने के रूप में देखते हैं। बात करते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। तो देखिए, कोई इसके पक्ष में बात करें तो कोई भी भाषा सीखना बाध्य नहीं होना चाहिए, बाध्यकारी कि आपको ये भाषा सीखनी पड़ेगी। लेकिन विपक्ष में तर्क क्या है कि सरकारी नौकरियों में हिंदी है का पक्षपात दक्षिण भारत को असंतुलित करता है। यानी कि जैसे उत्तर भारत में जो नौकरियां होती हैं वहाँ पे ये पक्षपात देखने को मिलता है कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनको पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे एक UPSC के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि त्रिभाषा सूत्र एक भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास है, परंतु इसका जो कार्यान्वयन होना चाहिए वो काफ़ी संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए। इस पर आपको टिप्पणी करनी है। इसके बाद बात करते हैं जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और जो M3 विद्रोही गुट है वहाँ पे उसके बीच हुए शांति समझौते की। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है और जो M3 विद्रोही समूह है उसके बीच वहाँ पे दशकों से संघर्ष चल रहा है। जो M3 समूह है वो कांगो की सरकार है वो लंबे समय तक उससे आतंकवादी समूह मानती आई है, यानी जो कांगो की सरकार है वो M3 को एक आतंकवादी समूह मानती है। वहाँ पे रवांडा की जो भूमिका है उसको भी लेके विवाद उभरा है। जो कांगो का पूर्वी क्षेत्र है वो खनिज संपदा के लिए काफ़ी समृद्ध है, जैसे सोना, कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम। लेकिन यहाँ पे आंतरिक और बाहरी हस्तक्षेप काफ़ी देखने को मिलता है। तो हाल ही में क्या घटनाक्रम हुआ है,
तो 18 अगस्त 2025 को जो शांति समझौता है उस पर हस्ताक्षर करने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। कतर की राजधानी दोहा है, वहाँ पे दोनों पक्ष है उन्होंने घोषणा पत्र सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्रिया में जो प्रक्रिया उसमें जो मध्यस्थता का कार्य किया है वो कतर के द्वारा किया गया है। तो बात करते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, देखिए ये स्थान है, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये पूरा एरिया है, ये जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। तो देखिए अगर हम देखें पश्चिम में, तो जो कांगो है उसके पश्चिम में क्या है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, जैसे आप ये एरिया देख सकते हैं, यहाँ पे ये लगा हुआ है। यहाँ पे पूर्व में बात करें तो पूर्व में है युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया। उत्तर में सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक और साउथ सूडान ये यहाँ पे हैं। दक्षिण में जाम्बिया और अंगोला, तो इन के साथ इसकी सीमा लगती है। बात करते हैं क्रेडिट ग्रोथ की गिरावट और आरबीआई की मौद्रिक नीति प्रतिक्रिया। देखिए क्रेडिट ग्रोथ के कल डेटा हम देख चुके हैं, तो आज हम बात करेंगे मेनली कि आरबीआई की मौद्रिक नीति है उसने किस प्रकार से प्रतिक्रिया की और आरबीआई के जो डिसीजन थे वो किस प्रकार से और क्यों जो आम लोग हैं उनके पास पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो देखिए हमने कल बात की थी क्रेडिट ग्रोथ है उसमें लगातार गिरावट आ रही है। तो इसके बाद आरबीआई के द्वारा लिक्विडिटी बढ़ाने का प्रयास किया गया था। दिसंबर 2024 में आरबीआई ने 10 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में डाले, यानी लिक्विडिटी को बढ़ाया गया। कैश रिजर्व रेशियो है उसमें भी 50 पॉइंट की कटौती की गई। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि प्रत्येक बैंक होता है उसको अपने एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास रखना होता है, तो वो होता है सीआरआर। इसके अलावा बॉन्ड खरीद जैसे उपकरण है उनसे भी नकदी बढ़ाएगी। देखिए जब जो आरबीआई है वो कोई चीज़ खरीदेगा तो क्या होगा, जो सिस्टम है उसमें लिक्विडिटी यानी तरलता बढ़ती है। और जब भी कोई चीज़ बेचेगा, बेचने से क्या होता है कि उसके पास पैसा आएगा, तो इससे क्या होता है सिस्टम में तरलता कम होती है। तो लिक्विडिटी बढ़ाने के ये प्रयास किए गए। इसके अलावा नीतिगत जो दर हैं उनमें भी कटौती की गई। नीतिगत दर कटौती क्या है, रेपो रेट में कटौती। तो फरवरी 2025 में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी उसने 1% तक की पॉलिसी रेट दर घटाई थी, 100 पॉइंट की घटाई थी। और इसी के अलावा 6 जून को भी 50 पॉइंट की कटौती की गई। तो इसके कारण जो रेपो रेट है वो बहुत ही कम हो गई है, 5.5% रह गई है। लेकिन इसका असर है वो लेंडिंग रेट पे अब भी नहीं दिख रहा है। जो हम देखते हैं कि जो लोन की दरें हैं वो 1.5% घटने के बावजूद, यानी रेपो रेट में 1.5% की कमी आने के बावजूद मात्र 20 पॉइंट हैं वो सस्ती दरें हुई हैं। तो ये बात आती है कि ये ट्रांसमिशन है, यानी कि जो आरबीआई डिसीजन ले रहा है और आम आदमी तक जो इस चीज़ का ट्रांसमिशन होना चाहिए, यानी कि जो ब्याज दरें हैं वो कम होनी चाहिए, वो क्यों नहीं हो रही हैं। तो देखिए बैंकों के पास अतिरिक्त नकदी होने के बावजूद हैं वो ऋण की मांग नहीं बढ़ रही है। जब ऋण की मांग ही नहीं बढ़ रही है तो लोन सस्ता करने में भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होती है उसके तहत पहले ही जो बैंक हैं वो आरबीआई के पास लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपए जमा कर चुके हैं। इसका अर्थ क्या है कि बैंक है वो पैसा उधार देने की बजाय आरबीआई को जमा कर रहे हैं। तो बात आती है कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होती क्या है। तो देखिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है वो एक तरीके से जो लिक्विडिटी होती है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, यानी उस जो तरलता है मार्केट में उसको कम करने के लिए एक टूल है, जिसके तहत क्या होता है कि जो बैंक है वो आरबीआई के पास जो अपनी अतिरिक्त तरलता होती है उसको जमा करवाते हैं। और इसमें यह होता है कि किसी प्रकार के आपको कोलेटरल की ज़रूरत नहीं होती है, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। एसडीएफ की दरों की बात करें तो ये रिवर्स रेपो रेट से तो ज़्यादा होती हैं लेकिन रेपो रेट से कम होती हैं, और आरबीआई ने इसे अप्रैल 2022 में शुरू किया था।
तो बात करते हैं कि ट्रांसमिशन या फिर कमज़ोर क्रेडिट डिमांड है क्यों, कारण क्या है। तो वैश्विक व्यापार अनिश्चितता बनी हुई है, चीन से हमारा आयात है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण जो घरेलू आर्थिक गतिविधियाँ हैं वो ज़्यादा संचालित नहीं हो रही हैं, औद्योगिक गतिविधियाँ वहाँ पे सुस्ती है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कंसेप्ट महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो आपको प्री के लिए काफ़ी याद रखने अच्छे से, मेंस के लिए ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है। पहला है कि लिक्विडिटी है यानी तरलता है वो बढ़ने से क्रेडिट ग्रोथ नहीं होती है। यानी कि अगर तरलता बढ़ गई है बैंकों के पास तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी क्रेडिट ग्रोथ भी हो जाएगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो लोन दे पाएंगे। जब डिमांड ही नहीं होगी मार्केट में तो वो लोन देंगे कहाँ से। और दूसरी तरफ जो क्रेडिट होता है यानी जो लोन होता है वो खुद ही डिपॉजिट और लिक्विडिटी को ड्राइव करता है, उसको बढ़ावा देता है। दूसरी चीज़ कि एक बार जब इंटर बैंक कॉल रेट, तो इंटर बैंक कॉल रेट होती क्या, पहले ये समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये ऐसी ब्याज दरें होती हैं जिस पर एक बैंक दूसरे बैंक को बहुत ही कम समय के लिए यानी ओवरनाइट के लिए या फिर मुख्यतः एक दिन के लिए ऋण देता है। इस कारण से इसको ओवरनाइट मनी मार्केट रेट भी कहा जाता है। ये एक तरीके से क्या होता है कि बिना गारंटी वाले लोन होते हैं, वो इसलिए लिए जाते हैं ताकि जो बैंकों को CRR है और जो SLR है उसको बनाए रखना होता है, और अगर वो कम हो जाता है तो उसको बनाए रखने के लिए वो एक रात के लिए ओवरनाइट के लिए लोन ले लेते हैं। तो ये है इंटर बैंक कॉल रेट। लेकिन ये देखा गया है कि इंटर बैंक कॉल रेट अगर एक सीमा से नीचे आ जाएं तब अतिरिक्त लिक्विडिटी होने के बावजूद उसका कोई खास लाभ नहीं मिलता है। बात करते हैं क्रेडिट डिमांड का। तो क्रेडिट डिमांड का सीधा संबंध है वो आर्थिक गतिविधि की गति से होता है, न कि सिर्फ ब्याज दरों को कम करने से। यानी अगर ब्याज दर कम हो जाएंगी और आर्थिक गतिविधियां नहीं हैं तो क्रेडिट की डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो यदि डिमांड कमज़ोर है तो ब्याज दर कम करना भी बेहतर हो सकता है। इसके अलावा अन्य एक जो रुकावट है वो है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, यानी कि जितना डिपॉजिट किया जाता है बैंकों में उसके बदले कितना क्रेडिट दिया जा रहा है, कितनी उधारी दी जा रही है। तो वर्तमान में ये रेशियो है लगभग 80% के आसपास है। और नीतिगत दरें तभी असरदायक होती हैं जब ये रेशियो 70 से 74% के बीच में हो। तो वर्तमान में ये ज़्यादा है, तो इस कारण से भी ये स्थिति पैदा हुई है। तो आवश्यक है कि जो नीतिगत दर में कटौती और लिक्विडिटी बढ़ाने जैसे जो परंपरागत उपकरण हैं वो अकेले कार्य नहीं कर सकते हैं, वो क्रेडिट डिमांड को नहीं बढ़ा सकते जब तक जो मैक्रो इकोनॉमिक स्थितियां हैं वो मजबूत न हो जाएं। वास्तविक जो समस्या है वो किसकी है कि क्रेडिट की कम मांग है, जो किससे जुड़ी हुई है, आर्थिक सुस्ती से, निवेश की कमी से और उपभोक्ता मनोविज्ञान से। बात करते हैं भारत अमेरिका व्यापार वार्ता 2025। पृष्ठभूमि की बात करें तो हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच लगातार व्यापार वार्ता शुरू हो रखी है। उद्देश्य क्या है कि एक अंतरिम व्यापार समझौता करना या उसको अंतिम रूप देना। देखिए आपको पता होगा कि जो अमेरिका है उसके द्वारा रेसिप्रोकल टैरिफ शुल्क लगाए गए हैं। अगर भारत ये समझौता कर लेता है तो इससे वो बच सकता है और इसके माध्यम से वो एशियाई जो प्रतिस्पर्धा है उसका लाभ प्राप्त कर सकता है। तो बात करें कि करंट डेवलपमेंट क्या हुआ है, तो जो अमेरिका है उसने 1 अगस्त 2025 की समय सीमा तय की है कि उससे पहले अगर किसी के साथ समझौता हो जाता है तो ये जो रेसिप्रोकल जो टैरिफ लगाया गया है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 1 अगस्त 2025 तक नहीं हो पाता है तो ये जो शुल्क है वो 26% जो शुल्क है वो प्रभावी हो जाएगा। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनका कहना है कि भारत के साथ समझौता है वो अभी निकट स्थिति में है, लेकिन अभी भी खतरा बना हुआ, यानी हो सकता है कि ये समझौता न हो पाए। तो भारत सरकार चाहती है कि किसी भी हाल में जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता है वो हो जाए। तो अगर ये समझौता होता है तो भारत के लिए क्या संभावित लाभ होंगे। तो देखिए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो जो श्रम प्रधान जो क्षेत्र है यानी जहाँ पे जो लेबर है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो ऐसे बाज़ार में बेहतर पहुँच मिल सकती है। इसके अलावा जो एशिया के अन्य देश हैं उनकी तुलना में जो टैरिफ डिफरेंशियल है उससे भारत को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिल सकता है, क्योंकि अगर अन्य देशों पे मान लीजिए 26% जो टैरिफ है वो लगता है और भारत को इससे छूट मिलती है तो भारत के जो उत्पाद हैं वो काफ़ी प्रतिस्पर्धात्मक हो जाएंगे।
बात करते हैं कि कौन कौन से जो मुद्दे हैं जिन पे लगातार अब भी विवाद बना हुआ है। तो पहला है कृषि। देखिए, अमेरिका चाहता है कि भारत है वो अपने यहाँ पे जो आनुवंशिक रूप से परिवर्तित उत्पाद हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रोडक्ट हैं जैसे कि सोया, मक्का, इनके लिए अपने बाजार को खोलें। साथ ही अमेरिका चाहता है कि सभी क्षेत्रों में पहुंच प्रदान की जाए, कि ऐसा नहीं हो कि कुछ ही क्षेत्रों में जो अमेरिकी उत्पाद है उनको स्वतंत्रता प्रदान की जाए, बल्कि यह है कि जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे अमेरिकी उत्पादों के लिए पहुँच प्रदान की जाए। जबकि जो भारतीय किसान संगठन है उनका मानना है कि जो कृषि क्षेत्र है उसको जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उनसे पूर्णतः अलग ही रखा जाए, ताकि भारतीय जो किसान हैं उनके हितों की रक्षा हो सके। दूसरा जो मुद्दा है वो टैरिफ और शुल्क को लेके है। देखिए, अभी तक केवल अमेरिका के जो 10% मूलभूत टैरिफ हैं वो ही लागू हैं। स्टील, एल्यूमिनियम पर जो सेक्टोरल टैरिफ हैं वो लागू हैं। चीन पर फेंटानिल संबंधित शुल्क हैं वो भी प्रभाव में आए हैं। इनसे क्या है कि जो अमेरिका है वहाँ पे ड्यूटी कलेक्शन में वृद्धि हुई है और चीन से आयात में कमी आई है। लेकिन भारत के साथ भी अगर ऐसा ही रहा तो भारत को भी काफ़ी नकारात्मक प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। तो भारत पे इसका क्या प्रभाव हो सकता है? अगर 50% तक टैरिफ बढ़ाया जाता है तो भारत से अमेरिका जो होने वाला निर्यात है, विशेषकर स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, वो काफ़ी नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। इसके अलावा आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि ब्रिक्स देशों को भी अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर वो अमेरिकी डॉलर को चुनौती देते हैं तो उनके लिए काफ़ी नकारात्मक होगा। अमेरिका है उन पर काफ़ी शुल्क आरोपित करेगा। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसने कहा कि जो भी देश रूस के साथ में व्यापारिक संबंध बनाए रखेंगे उनके खिलाफ भी काफ़ी शुल्क आरोपित किए जाएंगे। तो विशेषकर ये था रूसी तेल के संदर्भ में, जबकि हमने बात की थी कि भारत है वो शीर्ष आयातक देश है, लगभग 40% अपने ऑयल को वहीं से आयात करता है। बात करते हैं कि आगे क्या किया जाना चाहिए। देखिए, भारत है वो जब भी ये समझौता करे तो संवेदनशील क्षेत्रों विशेषकर कृषि को विशेष ध्यान में रखे। दूसरा है कि जो टैरिफ राहत है वो हासिल करने के लिए रणनीतिक वार्ता और डिप्लोमेटिक संतुलन है वो बना के रखे। इसके अलावा जो ब्रिक्स संबंध हैं और रूसी तेल व्यापार है उनको लेके अगर अमेरिका ने जो चेतावनी दी है उसके बावजूद हमें स्थिरता बनाए रखने की आवश्यकता है, सोच समझ के निर्णय लेने की आवश्यकता है। इसके बाद बात करते हैं भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, इंडिया यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसमें डिजिटल व्यापार अध्याय पर हाल ही में काफ़ी अच्छी प्रगति हुई है। तो देखिए, हाल ही में भारत यूरोपीय संघ के बीच 12वें दौर की वार्ता संपन्न हुई है। इसमें डिजिटल व्यापार अध्याय जो डिजिटल ट्रेड चैप्टर है उसको सैद्धांतिक रूप से अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके अलावा जो सेवा और निवेश है उस पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। तो बात करते हैं कि जो डिजिटल व्यापार अध्याय है उसका क्या महत्व है। देखिए, जो डिजिटल व्यापार अध्याय है वो ऑनलाइन व्यापार यानी ई कॉमर्स, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो और डिजिटल सेवा, इनसे जुड़े जो नियम और प्रतिबद्धताएं हैं उनको निर्धारित करता है। क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो का विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ई कॉमर्स और जो वैश्विक सेवाएं हैं उनका निर्बाध संचालन हेतु सक्षम बनाएगा। वैश्विक डेटा के मुक्त प्रवाह से जो एआई सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको प्रशिक्षण देने और नवाचार में मदद मिलती है। तो इसलिए जो क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो है उसकी स्वतंत्रता की बात की जा रही है। बात करते हैं भारत यूरोपीय संघ सेवा व्यापार सहयोग का महत्व क्या है। देखिए, जो यूरोपीय यूनियन है वो दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक है। किसके लिए? मेनली जो आईटी फील्ड है वहाँ पे। तो उनकी जो एफडीआई है उसका 70% से अधिक सेवाओं में होता है। और भारत के लिए क्या अवसर होगा? देखिए, पता है कि भारत का जो आईटी और वित्त सेवा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत का जो सेवा क्षेत्र है विशेष रूप से निर्यात आधारित, वो वैश्विक निवेश को काफ़ी आकर्षित करता है। इसी संदर्भ में 2021 की एक यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट है। उसके अनुसार यूरोपीय यूनियन चाहता है कि भारत में सेवा क्षेत्र में असमान और भेदभावपूर्ण जो नियम है उनको हटाया जाए। उनका कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है वो सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो अभी भी विवाद बना हुआ है वह क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो। इसमें विवाद का कारण क्या है? देखिए, पश्चिमी देश चाहते हैं कि डेटा वो मुक्त रूप से सीमा पार जाए,
लेकिन भारत क्या चाहता है कि डेटा है वो मुक्त रूप से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो व्यक्ति है उसके स्वतंत्रता का हनन होता है। तो इस भारत समर्थक है डेटा स्थानीयकरण का, कि डेटा है वो भारत में ही सुरक्षित होना चाहिए, संरक्षित होना चाहिए। और दूसरा है नीति स्वायत्तता, पॉलिसी स्पेस। तो भारत है वो नीति स्वतंत्रता, स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है। इसी संदर्भ में आरबीआई का जो निर्देश था 2018 का, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसमें कहा गया था कि जो भी भुगतान कंपनियां हैं जैसे मास्टर कार्ड, वीज़ा, तो वो भारतीय उपयोगकर्ता हैं उनके डेटा को देश में ही स्टोर करें। अब बात करते हैं एआई और डेटा युद्ध की। देखिए जो ये डेटा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एआई के लिए। अगर मान लीजिए कि डेटा है उसका मुक्त प्रवाह होता है बिना किसी सीमा के, तो इसका परिणाम क्या होगा कि जो एआई से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनके पास इतना डेटा होगा जो कि कल डेटा युद्ध के रूप में यूज किया जा सकता है। वो एकाधिक कार्य स्थापित कर सकते हैं। इससे जो अन्य कंपनियां हैं जैसे नए जो स्टार्टअप उभर के आते हैं वहाँ पे नवाचार नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या है, एकाधिकार की प्रवृत्ति हो सकती है। एक 2018 में अंकटाड की एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था पावर प्लेटफॉर्म्स एंड द फेस्ट फ्री ट्रेड डिल्यूजन, जिसमें भारत की नीति का समर्थन किया गया था। उसमें कहा गया था कि डेटा पे जो नियंत्रण है वो बाजार में शक्ति और नई कंपनियों के लिए बाधा उत्पन्न करेगा। अगर डेटा स्थानीयकरण होता है तो इसके लाभ क्या होंगे? जो घरेलू डिजिटल अवसंरचना है उसमें निवेश को बढ़ाया जाएगा, जो राष्ट्रीय कानून है उनको लागू करना आसान होगा, गोपनीयता और साइबर संप्रभु है उसकी सुरक्षा हो पाएगी, और स्थानीय क्षमता और जो नवाचार है उसको बढ़ावा मिल सकेगा। उदाहरण की बात करें तो जैसे वियतनाम, फिलीपींस ऐसे देश हैं जिन्होंने डेटा स्थानीयकरण को अपनाया है ताकि जो उनके स्थानीय डिजिटल उद्योग है उसकी रक्षा हो सके। तो बात करते हैं भारत यूरोपीय यूनियन के बीच अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो पॉसिबल हो पाता है, लागू हो पाता है, तो इसके लाभ क्या होंगे? देखिए इससे क्या है, जो सेवा क्षेत्र है उसमें गहराई से एकीकरण और निवेश का प्रभाव बढ़ेगा। भारतीय जो कंपनियां उनके लिए यूरोपीय यूनियन का जो बाजार है उसमें पहुंच में वृद्धि होगी। जो डिजिटल व्यापार में नियम आधारित जो साझेदारी है उससे जो एआई है, फिनटेक है, हेल्थ है, ऐसे एरिया हैं वहाँ पे काफ़ी प्रगति होने की संभावना है। इसके अलावा डेटा संप्रभुता और गोपनीयता नीति को बनाए रखते हुए समझौते की संरचना को स्थापित करने में सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे आप ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि डेटा स्थानीयकरण नीति भारत की आर्थिक और रणनीतिक संप्रभुता की रक्षा करती है, परंतु इसके लाभ होने के साथ साथ बहुत सारी इसकी सीमाएं भी हैं, इसके विवेचना करें। तो आज के न्यूज़ में हम बस इतना ही। थैंक यू।